हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको अंतराभिवाचीवाद के बारे में बताऊंगा कि कौन व्यक्ति अंतराभिवाचीवाद ला सकता है, कैसे लाए जाते हैं और क्या उसका प्रभाव होता है और क्या उसके एक्सेप्शन हैं कि कौन अंतराभिवाचीवाद संस्थित नहीं कर सकता। अंतराभिवाचीवाद वादी द्वारा न्यायालय में लाया जाता है और वहां वादी और प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। केवल वादी उस चीज को जो कि उसके पास है, जिसको कि मांगने का दावा प्रतिवादी गण करते हैं, उनके प्रभार और खर्चों के अलावा उसका जो है उस संपत्ति में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे कि ए वादी है और उसके पास एक्स प्रॉपर्टी है, चाहे वो चलो या अचलो संपत्ति। यहां बी और सी ये प्रतिवादी है। ये दोनों इस चीज को इससे मांगते हैं। ये कहता है मुझसे दे और ये कहता है मुझसे दे, यानी कि ए से जो है संपत्ति एक्स को की मांग करते हैं, जिसका संरक्षण भार ए के पास है। अब अगर ए बी को ये संपत्ति दे दे तो सी इसके विरुद्ध मुकदमा कर देगा। अगर ये सी से एक्स संपत्ति को दे दे तो बी इसके ऊपर मुकदमा कर देगा। तो यहां इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ए जो है बी और सी के विरुद्ध जो है दावा करेगा और न्यायालय में यह मांग करेगा कि इसका संरक्षण भार मुझ पे है संपत्ति का, मैं अधिकारवान व्यक्ति को जिसका अधिकार है उसको देने के लिए तत्पर हूं। तो वहां पर न्यायालय क्या करता है, न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई पर ही अगर उचित समझे तो वादी को जो है जो प्रभार और खर्चे हैं उसको दिला करके उसको जो है वाद से विमुक्त कर देगा, मुक्त कर देगा। और वाद जो है इनमें से एक को वादी और दूसरे को प्रतिवादी बना सकता है। विवाद इनके मध्य होगा। ठीक है जी, एक तो ये उपाय है। अगर न्यायालय ये चाहे कि नहीं, वादी को अभी जो है एज इट इज बना देना चाहिए और प्रतिवादी, क्योंकि एक दूसरे के विरुद्ध विपरीत दावा यही करते हैं, ये तो केवल अपने प्रभार और खर्चों का दावा करता है, जो प्रभार है इसके या खर्चे हैं केवल उन्हीं का दावा ये करता है। इसके मध्य कोई विवाद नहीं है। विवाद प्रतिवादी गणों के मध्य है। एक दूसरे के विरुद्ध यही जो है उत्तर पत्र देंगे, डब्ल्यूएस देंगे कि मेरा अधिकार है या मेरा अधिकार है, उसका निर्धारण न्यायालय करेगा। वादी तो केवल जो है या तो प्रथम सुनवाई पर या न्यायालय जो है अगर उचित समझे, विवेकी अधिकार है न्यायालय का, तो लास्ट तक भी इसको जो वादी बना रह सकता है और इनके जो आपसी मामले हैं उसका निर्धारण करके वादी को आदेशित दे सकता है कि ये एक्स प्रॉपर्टी फला प्रतिवादी गण को दे और वादी को जो है इस प्रॉपर्टी के जो संरक्षण था, अपने प्रभार और खर्चे कौन से प्रतिवादी से दिलाए जाएंगे, इसका निर्णय न्यायालय करेगा। अब वाद पत्र जो जाएगा वो जाता है ऑर्डर 35 रूल 1 के अंतर्गत। यहां आपस में प्रतिवादी गण की दो संधि भी नहीं होनी चाहिए और इसका केवल प्रभार और खर्चों से सिवाय और कोई लेना देना इस प्रॉपर्टी से नहीं है। ये मालिक नहीं बनना, इसका मालिक इनमें से कोई एक है, लेकिन वह केवल अधिकारवान व्यक्ति को देना चाहता है, लेकिन यह न्यायालय की मार्फत देना चाहता है न्यायालय में, इसीलिए इसने अंतराभिवाचीवाद संस्थित किया है। ऑर्डर 35 रूल 1 के अंतर्गत यह दावा पेश करेगा और कौन व्यक्ति जो है अंतराभिवाचीवाद संस्थित नहीं कर सकता उसके बारे में ऑर्डर 35 रूल 5 के अंतर्गत बताया गया है कि कौन व्यक्ति जो है अंतराभिवाचीवाद संस्थित नहीं कर सकता और कब कर सकता है यह भी बताया गया। देखो यहां पर अभिकर्ता यानी कि एजेंट होता है या अभिधारी टेनेंट किराएदार, ये दो व्यक्ति जो है
अंतराभिवाचीवाद संस्थित नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब देखिए इसके बारे में, ए ने एक संपत्ति, कोई संपत्ति है, चाहे वो चलो चाहे चलो, बी एक्स बी को सौंप दी, ये बी को सौंप दी, ए ने अपनी संपत्ति। यहां पर सी कहता है बी से कि ये बी जो है, ये सॉरी बी इसका अभिकर्ता है, अभिकर्ता एजेंट है, यानी कि ए ने, ए और बी का रिलेशन इस प्रकार का है, एजेंट और मालिक का संबंध विश्वास का संबंध होता है, वैश्वासिक संबंध होता है, फिड्यूशरी का नाम जो कौन होता है, रिलेशनशिप। और सी ये कहता है कि जो आपके पास संपत्ति एक्स है वो संपत्ति मेरी है, आप मुझसे दो, क्योंकि यहां तो इनका आपस में रिलेशन है, वैश्वासिक संबंध है। तो ये संपत्ति जो है सी को नहीं दे रहा, सी मांग कर रहा कि मुझसे संपत्ति दो, उधर संपत्ति क्योंकि इसके अभिकर्ता के रूप में इसके पास है, तो बी जो है यहां सी और ए के विरुद्ध अंतराभिवाचीवाद संस्थित नहीं कर सकता। यही बात अभिधारी पर लागू होती है, क्योंकि यहां भी फेडरेशन रिलेशनशिप है, इनका वैश्वासिक संबंध है, तो इसमें भी नहीं दे सकता। लेकिन अगर ए ने अपने अभिकर्ता बी को एक एक्स संपत्ति सौंप दी और ये कहा कि इस संपत्ति को आप जो है सी को सौंप देना, क्योंकि ये ऋण की तुष्टि में उसके पास चली जाएगी, और ए बी सी से भी ये कहता है कि आप एक्स प्रॉपर्टी जो बी के पास है, मेरे अभिकर्ता के पास है, उससे प्राप्त कर लो। तो यहां पर और फिर बाद में ए कहता है कि मैंने, आप उससे संपत्ति मत देना, क्योंकि मैंने जो है उसके ऋण की तुष्टि किसी अन्य संपत्ति को देकर कर दी है। तो यहां पर ए भी इससे डिमांड कर रहा कि संपत्ति मुझसे दे, भले अभिकर्ता हो, और सी भी इससे डिमांड कर रहा कि संपत्ति मुझसे दो। ये आर्डर 35 रूल 5 के अंतर्गत बी दृष्टांत है, उसमें कहा गया है कि यहां बी जो है, भले अभिकर्ता हो, बी जो है यहां अंतराभिवाचीवाद ए और सी के विरुद्ध संस्थित कर सकता है और न्यायालय उसमें डिसीजन दे सकता है। तो अंतराभिवाचीवाद के अंतर्गत जो है विवाद वादी और प्रतिवादी के मध्य नहीं होता, यहां विवाद जो है प्रतिवादियों के मध्य होता है। वादी तो केवल जो है अपने प्रभार और खर्चे ही उस पर इंपोज करता है, उसको लेना चाहता है, संपत्ति जो है अधिकारवान व्यक्ति को देना चाहता है, इसी को अंतराभिवाचीवाद कहते हैं। एक बात हो रही है, अगर यहां पर प्रतिवादी कोणों के मध्य उसी प्रॉपर्टी के संबंध में कोई विवाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, तो फिर ए जो है बी और सी के विरुद्ध यहां पर अंतराभिवाचीवाद संस्थित नहीं कर सकता, क्योंकि डिसीजन जहां इसमें होगा वहीं क्या नाम संपत्ति ए से प्राप्त कर सके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां कॉम्पिटेंट कोर्ट में कोई विवाद प्रतिवादी गणों के मध्य, वादी और प्रतिवादी बन रहे हैं, उसमें चल रहा है, तो फिर अंतराभिवाचीवाद यहां पर ए बी और सी के विरुद्ध संस्थित नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी इजी करने की कोशिश किया आपको बताने के लिए। उसके बाद सेक्शन 89 मैंने ऑर्डर 10 के अंतर्गत आपसे जो है पहली वीडियो में बता रखी, उसमें आप जो है उसको पढ़ना। सेक्शन 91 है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है और सिविल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। सिविल में यहां पर केवल घोषणा, यानी कि इसको रोकने के लिए घोषणा और व्यादेश के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है। अब ये वाद संस्थित कौन करेगा? घोषणात्मक वाद और व्यादेश का वाद कौन संस्थित करेगा? यहां पर एडवोकेट जनरल कर सकता है, या और
2 and more person permission with court, यानी कि न्यायालय की परमिशन से जो है दो या अधिक व्यक्ति भी वाद संस्थित कर सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस के लिए। क्रिमिनल में क्या है, क्रिमिनल में रोकने के लिए सेक्शन 133 टू 143 के अंतर्गत सीआरपीसी में अभी वर्तमान में वही लागू है, उसके अंतर्गत जो है डीएम, एसडीएम और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पर सीआरपीसी में सशर्त कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है और व्यादेश भी जारी कर सकता है 142 के अंतर्गत। आईपीसी 1860 में जो है यहाँ पर सेक्शन 268 के अंतर्गत भी पब्लिक न्यूसेंस के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। ये पेनल प्रोविजन है, इस प्रकार से पब्लिक न्यूसेंस के लिए कार्य हो सकता है। प्राइवेट न्यूसेंस में यहाँ पर केवल दीवानी वाद होता है, सिविल सूट होता है, वो लॉ ऑफ टोर्ट के अंतर्गत माना जाता है पब्लिक न्यूसेंस को रोकने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद देखो आप सेक्शन 92, इसमें चैरिटेबल पर्पज के लिए स्थापित जो संस्थाएं हैं, अगर वहां कोई भी न्यासी या कोई भी अन्य व्यक्ति उस न्यास प्रॉपर्टी लोकपूर्त जो संस्था है उस संपत्ति में किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट करता है या दखल देता है, तो वहां पर जो है कौन व्यक्ति वाद ला सकता है, तो वहां भी एडवोकेट जनरल या दो से अधिक व्यक्ति, चाहे वह न्यासी हो या न्यासियों से अलग हों, तो वे व्यक्ति जो न्यास में हितबद्ध व्यक्ति हों, उनमें से कोई भी व्यक्ति, दो से अधिक व्यक्ति जो हितबद्ध है न्यास में, न्यायालय की अनुमति से वाद संस्थित कर सकते हैं। तो ये जो है 92 के अंतर्गत बताया गया है। अगली वीडियो में 94, 95 के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।